रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा था। मदन ने कुछ बेसब्री और दरिया दिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात, इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ कहा, जो पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक वसवसा आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है। अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या होगा? लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न जान पाया। उसने सोचा ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ही ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुष्ट पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी बहीनियत छीन ली थी। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चकली भाभी दो बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी जो अपने 9 लखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती वावेला करती हुई बेहोश हो गई थी, और जो गुस्ल खाने में पड़ा हुआ मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी हो जाने की खबर तार के जरिए मिली थी और जो शायद बदहवासी में मदन की बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की ही बगल में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या न देखे, देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके इख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी, लेकिन काका जी की इस नई आबादी के लोग अब भी आ जाते। मदन तो उसके सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अदन चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन उस छोटे से वक्फे में कुछ दिखाई दे जाता बिना घूंघट के दिखाई ही न दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बिरोजे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़ों की जंगल में आग ने आ लिया था और वह धड़ाधड़ जलते हुए खाक सियाह होकर रह गए थे। मैसूर और आसाम तरफ से मंगवाया हुआ बिरोजा महंगा पड़ता था और लोग उसे महंगे दामों खरीदने को तैयार न थे। एक तो आमदनी कम हो गई थी, उस पर मदन जल्दी ही दुकान और उसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला आता। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिश यही होती कि सब खाएं पिएं और अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाएं। जब वो खाते वक्त खुद थालियां उठा उठा कर बाप और बहन के सामने रखता और उनके खा चुकने के झूठे बर्तनों को समेट कर नल के नीचे रख देता। सब समझते बहू भाभी ने मदन के कान में कुछ फूंका है और अब वो घर के काम काज में दिलचस्पी लेने लगा है। मदन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाने पर इसरार करता तो बाप धनीराम वही डांट देता, खाओ तुम। वो कहता, वो भी खा लेंगे, और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता, और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जह होती तो बाबू धनीराम उसे रोकते हुए कहते, रहने दे बहू, बर्तन शुभ हो जाएंगे। इंदु कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ झपाके से। तब बाबू धनीराम एक लरजती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें न करने देती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चमकी भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रस्म में पाशी ही को इंदु की गोद में डाला था। जब से इंदु उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुड़ा कर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता, देखता और हंसता रहता। पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते,
अरे जाना भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया तू। और दुलारी तो पीछा ही न छोड़ती उसका। मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी कि इसरार ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जगा दिया था। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चिड़िया, मांग का सिंदूर, कानों के कर्ण फूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदु के पसीने छूट गए। इस बे माँ की बच्ची को छाती से लगाए हुए इंदु ने उसे एक ऐसे बिस्तर में सुला दिया जहां सिरहाने ही सिरहाने, तकिए ही तकिए थे। न कहीं पायेती थी न काठ के बाजू। चोट तो एक तरफ कहीं को चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थीं और मजा भी दे रही थीं। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गढ़े पड़ते थे। इंदु ने इन गढ़ों का जायजा लेते हुए कहा, हाय री मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गढ़े पड़ रहे हैं गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गढ़े तुम्हारे भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नू, इंदु ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों अच्छा क्यों है? इंदु ने पूछा। हाँ, न उगे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा नहीं रहता। इंदु ने एकाएकी खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड़े आए हो, आदमी जीता है तो लड़ता है ना। मरघट की चुपचाप से झगड़े भले। जाओ न, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनी राम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों में यूं जा पड़े थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती है। लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतियाज ने उसे डीठ और बेशर्म बना दिया था, लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रूहानसा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु के लोरी की आवाज सुनाई दी, तू आ निंदिया रानी, बौराए मस्तानी। वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने से ख्वाह म ख्वाह एक मुर्दे का तस्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूड़ियां तोड़ रही है और फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठा कर अगले महल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों, मैं लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं। मांग का सिंदूर, बालों के फूल और चूड़ियां, जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके हैं। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर। मदन जब हकायक की दुनिया में वापस आया तो आंसू पोंछते हुए अपने उस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदु तो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में न हंसती थी जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है। खामोशी, दुपट्टा और दबी दबी हंसी एक घूंघट। फिर मदन ने इंदु का एक ख्याली बुत बनाया और उससे बीसियों बातें कर डाली। यूं उससे प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हौले से आवाज दी, इंदु। एक ऊँघ सी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पड़ोसी सिब्ते की भैंस मुंह के पास फुनकारने लगी है। वो एक बेकली के आलम में उठा, फिर रसोई की तरफ देखते सर को खुजाते हुए दो तीन जमाइयां लेकर लेट गया।